हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे केरला सीएचयू के पेपर की आंसर की। ये जो पेपर हुआ था ये हरियाणा सीएचयू के पेपर के साथ ही हुआ था, यानी कि 24 अप्रैल को ये पेपर भी करवाया गया था। दो पेपर्स सीएचयू के हुए थे पूरे इंडिया में, एक तो केरला सीएचयू, एक हरियाणा सीएचयू। 24 अप्रैल को दोनों ही पेपर कंडक्ट करवाए गए थे। हरियाणा सीएचयू के पेपर की आंसर क्या है मैंने आपको बता दी है। आज मैं आपको बता देता हूँ केरला सीएचयू में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी के आंसर्स। क्वेश्चंस कंप्लीटली नहीं मिल पाए, यानी कि जितने क्वेश्चंस जो मिले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर जिन्होंने केरला सीएचयू का एग्ज़ाम वगैरह दिया है तो वो हमें कमेंट करके बता सकते हैं क्वेश्चन किस टाइप से पूछा गया था। फिलहाल जो हमें क्वेश्चंस मिले उन सभी के आंसर्स मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन ज़रूर दबा लें, ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट जल्दी से जल्दी मिलते रहे। चलिए हम फटाफट से पूरे पेपर को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, विच इज़ द सुपीरियर पार्ट ऑफ द स्टर्नम। हालांकि क्वेश्चन और किसी तरीके से पूछा जा सकता है, बट हमें जो क्वेश्चंस मिले हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन में पूछा ये गया था कि जो स्टर्नम है उसका सुपीरियर पार्ट कौन सा होता है। यही क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शंस में आपको क्या क्या दिए गए थे वो आपको पता है जिन्होंने एग्जाम दिए। मैं आपको बता देता हूँ कौन सा होता है सुपीरियर पार्ट स्टर्नम का। देखिए मिडब्रियम, देखिए आंसर में क्या लिखा है मैंने पूरा मतलब रेशनल दिया है यहाँ पे। वैसे ऑप्शंस अगर होते तो मैं डायरेक्टली आपको आंसर बता देता। देखिए यहाँ पे द मेनुब्रियम इज द मोस्ट सुपीरियर पोर्शन ऑफ द स्टर्नम दैट आर्टिकुलेट्स विथ द क्लेविकल फॉर्मिंग द स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। यानी कि जो मेनुब्रियम है, ये जो मेनुब्रियम है ये मोस्ट सुपीरियर पोर्शन होता है स्टर्नम का। यानी कि आपको ऑप्शन में मेनुब्रियम जो है वो ऑप्शन में आपको दिया गया होगा, लेकिन जैसे ऑफिशियल आंसर की हमें मिलती है मैं एक बार आपको फिर से बता दूंगा। फिलहाल के लिए आप याद कर लीजिए कि जो स्टर्नम है उसका सुपीरियर पोर्शन होता है मेनुब्रियम, और ये जो है मेनुब्रियम ये आर्टिकुलेट हो जाता है क्लेविकल बोन के साथ में। क्लेविकल बोन के साथ में आर्टिकुलेट हो जाता है, जुड़ जाता है, और ये एक जॉइंट बनाता है जिसका नाम है SC जॉइंट, यानी स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। तो आप ध्यान रखिएगा जो मेनुब्रियम है ये क्लेविकल के साथ में बन के मतलब इसके साथ में आर्टिकुलेट होके स्टर्नोक्लेविकुलर जो जॉइंट है उसका फॉर्मेशन करता है। ये भी आप जरूर ध्यान रखिए। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, स्वेलिंग ऑफ स्कैल्प इन न्यूबॉर्न आफ्टर डिलीवरी। मतलब क्वेश्चन इस प्रकार से मिला है कि डिलीवरी के बाद में अगर बच्चे के स्कैल्प में स्वेलिंग है तो कौन सी डिजीज कंडीशन को इंडिकेट कर रहा है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। करेक्ट आंसर आपको करना था कैप्यूट सक्सीडेनम। तो देखिए कैप्यूट सक्सीडेनम का मतलब क्या होता है। कैप्यूट सक्सीडेनम इज स्वेलिंग या एडिमा दैट अफेक्ट्स ए न्यूबॉर्न स्कैल्प। यानी जो कैप्यूट सक्सीडेनम है इसमें क्या होता है, स्वेलिंग तो होती है, लेकिन जो स्वेलिंग जो एडिमा है वो न्यूबॉर्न के स्कैल्प के अंदर देखने को मिलेगा। मतलब जो अफेक्ट पार्ट हो रहा है ब्रेन का, उस ब्रेन के जो स्कैल्प वाला जो पार्ट है वहाँ पे जो स्वेलिंग है वो नज़र आएगी। बच्चे की डिलीवरी के बाद में ही तो पता चल पाएगा कि बच्चे को कैप्यूट सक्सीडेनम है। ये कंजेनाइटल प्रॉब्लम से जो देखने के बाद ही पता चल पाएगी। तो जो न्यूबॉर्न का स्कैल्प है अगर उसमें एडिमा या स्वेलिंग की कंडीशन है तो इस कंडीशन को बोलते हैं कैप्यूट सक्सीडेनम। ये आपको ऑप्शन में ज़रूर दिया गया था। अब देखिए यहाँ पे साथ ही साथ और समझ लेते हैं इसको। इट मोस्ट कॉमनली अकर्स फ्रॉम प्रेशर ऑन द हेड एज द बेबी मूव्स थ्रू द बर्थ कैनाल ड्यूरिंग ए प्रोलॉन्ग्ड और डिफ़िकल्ट वेजाइनल डिलीवरी। देखिए इसका मोस्ट कॉमन रीज़न जो है, यानी कि जो कैप्यूट सक्सीडेनम है इसका मोस्ट कॉमन रीज़न क्या हो सकता है, ये या तो प्रोलॉन्ग्ड डिलीवरी हुई है या फिर डिफ़िकल्ट वेजाइनल डिलीवरी हुई है। उस वजह से क्या हुआ है, प्रेशर जो है वो बेबी के हेड पे ज़्यादा लगा है। बेबी के हेड पे प्रेशर लगने की वजह से ये स्कैल्प के ऊपर क्या आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, एडिमा आ जाता है। मतलब एडिमा की कंडीशन हो जाती है या स्वेलिंग आ जाती है। इसी कंडीशन को हम बोलते हैं कैप्यूट सक्सीडेनम। तो ये आप ज़रूर याद रखिएगा, कैप्यूट सक्सीडेनम टर्म के बारे में पूछ लिया जाता है, और ये जो क्वेश्चन पूछा गया इस प्रकार से क्वेश्चंस भी बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लिथियम इज़ यूज्ड टू ट्रीट। यानी कि जो लिथियम है उसका इंडिकेशन आपको पूछा गया था कि लिथियम जो ड्रग है वो कौन सी बीमारी को ठीक करने के लिए यूज ली जाती है। दोस्तों आपको आंसर में करना था मेनिया। आंसर में क्या करना था आपको, मेनिया। लिथियम इज यूज्ड टू ट्रीट मेनिया दैट इज ए पार्ट ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर मैनिक डिप्रेसिव इलनेस। यानी जो मेनिया है उसमें मोस्टली लिथियम जो ड्रग है इसको यूज़ लिया जाता है। फिर आप बोल सकते हैं मेनिया की ड्रग ऑफ चॉइस है लिथियम। तो जो लिथियम है
उसको जो लिथियम है उसको मेनिया कंडीशन है उसमें यूज़ करते हैं, उस पेशेंट को देते हैं। और जो मेनिया की कंडीशन है ये एक प्रकार की क्या है, बाइपोलर डिसऑर्डर कंडीशन है, यानी कि मैनिक डिप्रेसिव इलनेस आप बोल सकते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर कंडीशन है मेनिया, और इसमें जो यूज़ लेते हैं ड्रग ऑफ चॉइस वो होती है लिथियम। अगला क्वेश्चन देखिए, हाइपर कैलेमिया इज ट्रीटेड विथ, इसके ऑप्शंस होते हैं तो बेटर समझ में आता है, बट यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ हाइपर कैलेमिया को ठीक कैसे किया जाता है, क्या ट्रीटमेंट इसका होता है। पेशेंट विथ हाइपर कैलेमिया एंड करेक्टरिस्टिक ईसीजी चेंजेस शुड बी गिवन इंट्रावेनस कैल्शियम ग्लूकोनेट। अगर कोई पेशेंट आपके पास में आता है और उसमें ईसीजी वगैरह चेंजेस मिलती है और उस पेशेंट की जब आप बायोकेमिस्ट्री चेक करते हैं, उस लैब टेस्ट आप करवाते हैं और उसमें फाइंड आउट होता है कि इस पेशेंट को क्या हुआ है, हाइपर कैलेमिया हुआ है, ईसीजी आपने चेक की वो भी चेंज मिल रही है, तो उसको ठीक करने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए आईवी कैल्शियम ग्लूकोनेट देना चाहिए। मतलब उसको ठीक करना है अगर हाइपर कैलेमिया से, तो उसको कैल्शियम ग्लूकोनेट है वो आईवी इंट्रावेनसली उसको देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्योर शुगर नॉट कंटेन, क्वेश्चन में मिला है मेरे को कि प्योर शुगर है उसमें क्या नहीं होता है। ऑप्शंस में आपको पता नहीं क्या क्या दिया गया था, अभी मैंने एक क्वेश्चन भी यहाँ पे डाला है, वो कंप्लीट क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन जो है वो किसी भी प्रकार से प्रेजेंट नहीं होता है प्योर शुगर के अंदर। इसी क्वेश्चन को मैंने आपको कंप्लीट क्वेश्चन बना के दिया है, यानी कि इसी प्रकार से आपको पूछा गया होगा, अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स विच वन इज नॉट प्रेजेंट इन प्योर शुगर। यहाँ पे जो आपको एलिमेंट्स दिए गए इनमें से कौन सा वो एलिमेंट है जो प्योर शुगर के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। यहाँ पर भी आपको आंसर में क्या करना था, नाइट्रोजन। यानी इस प्रकार से आपको ऑप्शंस दिए गए थे ए बी सी डी, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे आपको आंसर में करना था नाइट्रोजन, यानी कि कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है और ऑक्सीजन भी होता है। तो ये प्योर शुगर के अंदर तीनों ही कंटेंट होते हैं, नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, टाइप ऑफ स्ट्रोक प्रेजेंट इन डीपर ब्रेन अटैक, यानी कि आपको यहाँ पे पूछा गया है उस स्ट्रोक के टाइप का नाम आपको बताना है जिसमें क्या होता है, डीपर ब्रेन अटैक होता है। मतलब जो ब्रेन है उसके डीपली कोई अटैक वगैरह हुआ है और उसकी वजह से जो स्ट्रोक डेवलप हुआ है, उस स्ट्रोक का नाम आपको पूछा गया, उस स्ट्रोक का टाइप आपको पूछा गया। उस स्ट्रोक को बोलते हैं लैक्यूनार स्ट्रोक। ध्यान रखिएगा, जब भी डीप ब्रेन में कोई अटैक होता है और उसकी वजह से स्ट्रोक जो है बनता है किसी पर्सन में, या फिर स्ट्रोक की कंडीशन डेवलप होती है, तो उस स्ट्रोक को बोलते हैं लैक्यूनार स्ट्रोक। क्या है लैक्यूनार स्ट्रोक, इसके बारे में मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ आपको डिटेल में। लैक्यूनार स्ट्रोक इज ए टाइप ऑफ इस्केमिक स्ट्रोक दैट अकर्स व्हेन ब्लड फ्लो टू वन ऑफ द स्मॉल आर्टरीज डीप विद इन द ब्रेन बिकम्स ब्लॉक्ड। यानी कि जो लैक्यूनार स्ट्रोक है वो एक प्रकार से इस्केमिक स्ट्रोक का ही क्या है, टाइप है। इसमें क्या होता है, जो ब्लड फ्लो होता है, यानी कि जो स्मॉल आर्टरीज होती है ब्रेन के अंदर, ये तो सभी को पता है कि हर एक बॉडी ऑर्गन, चाहे कोई भी बॉडी ऑर्गन हो, सभी में स्मॉल आर्टरीज होती है जो ब्लड सप्लाई वगैरह काम करती है। तो जो ब्रेन है उसमें जो स्मॉल आर्टरीज होती है, डीपली जो स्मॉल आर्टरीज होती है उनमें ब्लॉकेज होने की वजह से ब्रेन को प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं मिल पाती है। और सीधी सी बात है, स्ट्रोक में होता क्या है, स्ट्रोक में वही तो होता है कि ब्लॉकेज किसी आर्टरी या वेन में हो जाए और जो ब्लड है वो उसकी सप्लाई, मतलब आर्टरीज में ब्लॉकेज हो गया और उसकी वजह से ब्लड सप्लाई नहीं मिली, तो वो क्या हो गया, स्ट्रोक की कंडीशन में चला गया। तो वही है, देखिए ब्लॉक वो स्मॉल जो भी आर्टरीज है, डीप ब्रेन की बात हो रही है यहाँ पे। डीप ब्रेन में अगर स्मॉल आर्टरीज ब्लॉक हो गई है, उसकी वजह से ब्लड फ्लो जो है वो स्टॉप हो चुका है, ब्लड प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिल पा रहा है, तो उसकी वजह से जो इस्केमिक स्ट्रोक होगा वो होगा लैक्यूनार स्ट्रोक। आपको यहाँ पे टाइप पूछा गया था, वैसे तो इस्केमिक स्ट्रोक भी आपका हो सकता है यहाँ पे करेक्ट आंसर, बट यहाँ पे आपको पर्टिकुलर टाइप पूछा है डीपर ब्रेन अटैक का, तो आपका आंसर हो जाएगा लैक्यूनार स्ट्रोक। अगला क्वेश्चन देखिए, थैंटोफोबिया, जो थैंटोफोबिया है उसका मतलब क्या होता है, ये आपको पूछा गया था। यानी थैंटोफोबिया, सीधी सी बात है, फोबिया है लास्ट में तो फियर होगा, तो ये फियर है जो थैंटोफोबिया है, इसका मतलब क्या है, ये सिंपली आपको पूछा गया था। थैंटोफोबिया इज कॉमनली रेफर टू एज द फियर ऑफ डेथ, यानी मरने का जिनको डर लगता है ना उनको बोलते हैं थैंटोफोबिया। बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कि नहीं मैं मरना ही नहीं चाहता, मैं मरना ही नहीं चाहता, मेरे को तो बहुत ज़्यादा डर लगता है मरने से, तो यानी कि उसको क्या है, थैंटोफोबिया है। मतलब नॉर्मल जो इंडिविजुअल्स होते हैं, जो हेल्दी इंडिविजुअल्स होते हैं, वो भी यही कहते हैं कि मेरे को मरने का डर लगता है। लेकिन एक स्टेज उनकी ऐसी आ जाती है जब वो बहुत ज़्यादा एज्ड पर्सन हो जाते हैं या फिर कोई ऐसी
खतरनाक उनको बीमारी हो जाती है। जब वो पहले तो ये कहते हैं कि मेरे को मरने का डर लगता है, लेकिन ऐसी अगर कोई कंडीशन डेवलप हो जाए तो वो क्या कहने लगते हैं, फिर वो कहने लग जाते हैं मैं जल्दी से मर जाऊँ तो सही रहे, है ना। तो ये जो थैंटोफोबिया है उसका मतलब होता है फियर ऑफ डेथ, मरने से डर लगना। अगला क्वेश्चन देखिए, DOC न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी? सीधी सी बात है, फॉलिक एसिड की कमी से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है, तो फॉलिक एसिड क्या हो जाएगी? इसकी ड्रग ऑफ चॉइस हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, बाकी अगर आपके पास में ऑप्शंस वगैरह अवेलेबल है तो आप हमें प्रोवाइड करवा सकते हैं, हम आपको उसके आंसर की जरूर प्रोवाइड करवा देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कॉम्प्लिकेशन ऑफ अनट्रीटेड ग्रेविस डिजीज। ग्रेविस डिजीज़ को अगर ठीक नहीं करे तो उसकी वजह से कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकते हैं, ये सवाल आपको पूछा गया था। ऑप्शंस में आपको क्या क्या दिए गए थे वो तो हमें नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, अगर ग्रेविस डिजीज़ को ट्रीट नहीं करे तो कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकते हैं। इफ़ लेफ्ट अनट्रीटेड ग्रेविस डिजीज कैन लीड टू हार्ट रिदम डिसऑर्डर। हार्ट रिदम डिसऑर्डर, चेंजेस इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द हार्ट मसल्स आर एंड द इनेबिलिटी टू हार्ट टू पंप इनफ ब्लड टू द बॉडी, हार्ट फेलियर, थायराइड स्टॉम। यानी कि अगर ग्रेविस डिजीज़ को आप मतलब टाइम पे ठीक नहीं करवाते हैं तो उसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस अराइज होंगे, एक तो हो जाएगा आपका थायराइड स्टॉम, क्या हो जाएगा? थायराइड स्टॉम, और दूसरा क्या होगा? हार्ट फेलियर। ये कॉम्प्लिकेशंस मोस्टली ग्रेविस डिजीज़ के पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं अगर उनको ग्रेविस डिजीज़ का ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है तो। अब जो हार्ट फेलियर है, देखिए इनेबिलिटी टू हार्ट रिदम डिसऑर्डर, यानी जो हार्ट की जो रिदम है वो डिसबैलेंस हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी? डिसबैलेंस हो जाएगी अगर आप ग्रेविस डिजीज़ को ठीक नहीं करवाते हैं तो। चेंजिंग इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द हार्ट मसल्स, और साथ ही साथ जो हार्ट के मसल्स है उनके जो फंक्शंस है, उनकी जो स्ट्रक्चर है वो भी चेंज हो जाएगी, और साथ ही जो हार्ट जो पंप कर रहा है ब्लड को उसमें भी इनेबिलिटी हो जाएगी। मतलब पंप जितना वो कर पा रहा था पहले उतना पंप जो है हार्ट ब्लड को नहीं कर पाएगा, तो ये कंडीशन भी उस ग्रेविस डिजीज़ की वजह से हो जाएगी, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? हार्ट फेलियर। तो यानी कि हार्ट फेलियर और जो थायराइड स्टॉम है ये क्या कॉम्प्लिकेशन है अगर ग्रेविस डिजीज़ को ठीक ना करे तो। ओके, यहाँ पे से इन्हीं में से आपको एक ऑप्शन दिया गया होगा शायद, बाकी आप हमें पेपर भेज दीजिए, हम आपको करेक्ट आंसर्स और प्रोवाइड करवा देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रेविस डिजीज़ का मतलब क्या होता है ये भी मैं आपको साथ ही साथ बता दूं। एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर ऑफ द बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड इन द थ्रोट या थायराइड। यानी जो ग्रेविस डिजीज है ये किससे रिलेटेड है? इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है, यानी इम्यून सिस्टम का क्या है? डिसऑर्डर। आपको पूछा जा सकता है ग्रेविस डिजीज आर रिलेटेड टू, आपको वहाँ पे ऑप्शंस में मिलेंगे इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, इम्यून सिस्टम, नर्वस सिस्टम, इस प्रकार से ऑल ऑफ द अबव। अब जो ऑल ऑफ द अबव मैंने आपको लास्ट में बोला है उस पर मतलब 25% तो डायरेक्ट जाते हैं ऑल ऑफ द अबव पे, चाहे क्वेश्चन का पता ही नहीं उनको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इसका आंसर क्या होगा, उससे कोई लेना देना नहीं होता है इन 25% लोगों को। इनको तो डायरेक्ट ऑल ऑफ द अबव दिखता है, उस पर जाके वो टिक करके आ जाते हैं, फिर बोलते हैं ये क्वेश्चन तो मेरा सही है, उनका आंसर क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ा करो, जब भी आपकी एग्जाम हो क्वेश्चन को एक बार नहीं 2 बार पढ़ लिया करो। समझ नहीं आ रहा है 2 बार पढ़ लो, और अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा है तो उसको एक बार के लिए स्किप कर दो। पहले आप वो क्वेश्चंस करो जो आपको आ रहे हैं, बाकी जब आपके पास में टाइम हो फिर तो उसको एक बार फिर से देख लो। अगर आपको आ रहा हो, आपको ऐसा लग रहा हो कि ये मेरे को क्वेश्चन आ रहा है तो फिर आप उसको अटेंड कर लिया करो, बाकी उसी क्वेश्चन को लेके मत बैठा करो। ओके, देखिए ये इम्यून सिस्टम का डिसऑर्डर है और इसमें क्या होता है? बटरफ्लाई शेप में ग्लैंड हो जाती है। जो थायराइड ग्लैंड है वो उसकी शेप जो है वो बटरफ्लाई शेप में हो जाती है। ध्यान रखना, ग्रेविस डिजीज में जो थायराइड ग्लैंड है उसकी शेप कैसी हो जाती है? बटरफ्लाई शेप। ये क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस इज कॉल्ड। क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस है इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको कहते हैं मेंटल फॉग या फिर ब्रेन फॉग। ये तो इसका दूसरा नाम है, यानी कि इसको और इस नाम से भी जाना जाता है। अब होता क्या है क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस? क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस यानी कि इम्पेयर्ड कैपेसिटी टू थिंक क्लियरली और टू रिमेंबर करंट स्टिमुलाई, यानी अभी करंट में क्या घटित हुआ है पर्सन के साथ में वो ना तो उसको वो पता होता है, ना ही वो सोचने में अनेबल होता है। मतलब वो थिंक भी नहीं कर पाता है, सोचने के लिए भी वो इनेबल होता है, और उसके साथ में अभी क्या हुआ है करंटली वो भी उसको पता नहीं होता है। इसका मतलब क्या है? क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस। मतलब वो बोलने की दिक्कत है और कॉन्शियस तो है लेकिन वो क्लाउडिंग में है।
क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस की कंडीशन में है। इनेबिलिटी है थिंक करने की, और जो करंटली स्टिमुलाई जो भी उसके पास मतलब साथ घटित हुआ है उसको रिमेंबर नहीं कर पा रहा है। अब साथ ही जो क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस है इसको ब्रेन फॉग या फिर मेंटल फॉग कहते हैं। अब इन्हीं में से शायद एक ऑप्शन आपको दिया गया होगा। तो यहाँ पे जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था आपको कि क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस को और क्या कहते हैं, तो मेंटल फॉग या फिर ब्रेन फॉग, इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है। तो ये तीनों चारों क्वेश्चंस जो भी बनते हैं यहाँ से ये आप याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा। प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा इज कॉल्ड, यानी प्लेसेंटा प्रीविया एब्रेप्शन प्लेसेंटा। जो प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा है उसको क्या बोलते हैं, एब्रप्शन प्लेसेंटा या फिर प्लेसेंटा एब्रप्शन। देखिए मैं आपको कंप्लीट डेफिनेशन बता देता हूँ फिर से। प्लेसेंटा एब्रप्शन अकर्स व्हेन द प्लेसेंटा सेपरेट्स फ्रॉम द इनर वॉल ऑफ द यूट्रस बिफोर बर्थ, यानी बर्थ से पहले जो यूट्रस की इनर वॉल है वहाँ से प्लेसेंटा का सेपरेट हो जाना क्या कहलाता है, प्लेसेंटल एब्रप्शन। क्या कहलाता है, प्लेसेंटल एब्रप्शन। द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स आर वेजाइनल ब्लीडिंग और पेनफुल कॉन्ट्रैक्शंस। आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्लेसेंटल एब्रप्शन की डेफिनेशन को लेकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इसका मोस्ट कॉमन सिम्टम भी आपको पूछा जा सकता है। फिर आपको आंसर में करना होगा वेजाइनल ब्लीडिंग एंड पेनफुल कॉन्ट्रैक्शंस। तो वेजाइनल ब्लीडिंग और पेनफुल कॉन्ट्रैक्शंस जो है ये मोस्ट कॉमन सिम्टम होते हैं प्लेसेंटल एब्रप्शन के। अगला क्वेश्चन देखिए, पीएच यहाँ पे आपको दे रखे है, ये इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको हरियाणा सीएचओ में भी पूछा गया था। पीएच 7.4 दे रखे है, CO2 30 है, NCO3 28 है, और आपको अब एसिड बेस बैलेंस जो है वो आपको बताना था कि एसिड बेस बैलेंस कौन सा होगा। यहाँ पर आपको आंसर में करना था कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। पीएच अगर नॉर्मल है 7.35 टू 7.45 के बीच में अगर पीएच है तो वो कंपनसेटेड होती है। अगर 7.25 है 7.25 यानी बिलो जा रही है या फिर 7.45 से अबव जा रही है तो वो अनकम्पनसेटेड होती है। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। पीएच अगर नॉर्मल है यानी 7.35 टू 7.45 के बीच में है तो कंपनसेटेड होता है। ओके, बाकी आप CO2 और NCO3 से पता लगा सकते हो कि कौन सा मेटाबॉलिक होगा कौन सा रेस्पिरेटरी होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। अगला क्वेश्चन देखिए, आफ्टर थायरॉइडेक्टमी टिंगलिंग सेंसेशन ड्यू टू, यानी किसी पर्सन की थायरॉइडेक्टमी हुई है उसके बाद में उसमें टिंगलिंग सेंसेशन अराइज होंगे। ये जो टिंगलिंग सेंसेशन अराइज हो रहे हैं उस पेशेंट के अंदर वो किसकी वजह से हो रहे हैं, ड्यू टू। आपको क्या पूछा है, ड्यू टू, किसकी वजह से हो रहे हैं। तो देखिए हाइपोकैल्सीमिया की वजह से हो रहे हैं। हाइपोकैल्सीमिया की वजह से मतलब कैल्शियम की डेफिशिएंसी हुई है उसकी वजह से टिंगलिंग सेंसेशन उस पर्सन में डेवलप हो रहे हैं। हाइपोकैल्सीमिया आफ्टर टोटल थायरॉइडेक्टमी टिंगलिंग एंड नमनेस ऑफ फिंगर्स एंड टॉज, यानी कि हाइपोकैल्सीमिया हुआ है किसकी वजह से, थायरॉइडेक्टमी की वजह से। और हाइपोकैल्सीमिया की वजह से क्या हो रहा है, टिंगलिंग सेंसेशंस हो रहे हैं, साथ ही नमनेस आ रही है फिंगर्स में, टॉज में। तो ये जो टिंगलिंग और नमनेस है ये हाइपोकैल्सीमिया की वजह से होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, ECT फर्स्ट यूज, जो ECT है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी है उसको सबसे पहले किसने यूज़ किया था या फिर कब बनी थी। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया था ये तो नहीं पता, बट ECT फर्स्ट यूज़ करके क्वेश्चन हमें मिला है। देखिए यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था, आंसर तो पता नहीं ऑप्शंस में, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना था। सन में पूछा गया था या फिर उस साइंटिस्ट का नाम पूछा गया था, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। देखिए द ECT प्रोसीजर वाज फर्स्ट कंडक्टेड इन 1938 बाय इटालियन साइकेट्रिस्ट यूगो कार्लेटी। ECT इज यूज्ड टू ट्रीट सीवियर डिप्रेशन, साइकोसिस, ए डिजायर टू कमिट सुसाइड और रिफ्यूजल टू ईट। यानी कि जो ECT है इसको सबसे पहले इटालियन साइकेट्रिस्ट यूगो कार्लेटी ने यूज़ किया था इसका, और 1938 में, सबसे पहले कब, 1938 में इसका प्रोसीजर जो है ECT पे वो परफॉर्म किया गया था। साइंटिस्ट का नाम भी यहाँ पे आपको दे रखा है, तो इनमें से जो भी ऑप्शंस आपको मिला था वो आपको यहाँ से सही करना था। देखिए जो ECT जो थेरेपी है वो किस में यूज़ करते हैं, ECT जो थेरेपी है वो सीवियर डिप्रेशन के जो भी पेशेंट्स होते हैं उनमें देते हैं, साइकोसिस के जो पेशेंट होते हैं उनको देते हैं, और जो साथ ही जो कमिट सुसाइड यानी कि जो सुसाइड करने की इच्छा रखते हैं बहुत ज़्यादा, उन पेशेंट्स को ECT देते हैं। साथ ही रिफ्यूजल टू ईट, जो खाना नहीं खाते हैं, ऐसे नहीं है कि 2-3 दिन खाना नहीं खाया वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो कंटिन्यू 1-1.5 महीना हो गया है वो खाना खाने से ही मना कर रहा है, तो उसको फिर ECT थेरेपी दी जाती है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कहाँ कहाँ पे ECT का यूज़ होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, DOC फॉर साइनस ब्रेडिकार्डिया। साइनस ब्रेडिकार्डिया की ड्रग ऑफ चॉइस आपको यहाँ पे पूछी गई थी, करेक्ट आंसर आपको करना था एट्रोपाइन।
एट्रोपाइन इज यूजफुल टू फॉर ट्रीटिंग सिम्टोमेटिक साइनस ब्रेडिकार्डिया। सिम्टोमेटिक साइनस ब्रेडिकार्डिया को ठीक करने के लिए एट्रोपाइन यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वेस्टलर्स एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, एक स्केल का नाम आपको यहाँ पे दे रखा है WAIS, वेस्टल्स एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल। इसके बारे में क्वेश्चन क्या पूछा गया था ये तो कंफर्म पता नहीं, लेकिन इस स्केल को लेकर आपको क्वेश्चन पूछा गया था। इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको कंप्लीट डिटेल बता देता हूँ। जो वेस्टलर्स एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल है, ये एक प्रकार की IQ टेस्ट मतलब IQ टेस्ट करने के लिए इस स्केल का यूज़ करते हैं। is an IQ test designed by measure intelligence and cognitive ability in adults and older adolescents। जो भी older adolescents होते हैं और जो adults होते हैं उनमें इंटेलिजेंस को चेक करने के लिए इस स्केल को यूज़ करते हैं। ये IQ टेस्ट को असेस करने के लिए स्केल बनाई गई है और इसको बनाने वाले जो है उनका नाम भी मैं आपको बता देता हूँ। द ओरिजिनल WAIS यानी ये जो इसके शॉर्ट फॉर्म है वाज पब्लिश्ड इन फरवरी 1955 बाय डेविड वेस्टर्स। यानी जो डेविड वेस्टर्स है उन्होंने 1955 के अंदर WAIS जो स्केल है इसको डेवलप किया था और इससे जो भी ओल्डर एडोलसेंट्स होते हैं, एडल्ट्स होते हैं, उनकी कॉग्निटिव एबिलिटी और इंटेलिजेंस को हम मेजर करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कन्वर्टिंग अनवांटेड थॉट्स टू जस्ट अपोजिट डिफेंस मैकेनिज्म। यानी उस डिफेंस मैकेनिज्म का आपको नाम पूछा गया था जिसमें कन्वर्ट कर देते हैं अनवांटेड थॉट्स को। देखिए यहाँ पे कंप्लीट क्वेश्चन नहीं मिल पाए तो मैं आपको बता देता हूँ। रिप्रेशन जो कंडीशन होती है, रिप्रेशन की जो कंडीशन होती है उसमें क्या होता है, रिप्रेशन इज द अनकॉन्शियस ब्लॉकिंग ऑफ अनप्लीजेंट इमोशंस, इम्पल्सेस, मेमोरीज एंड थॉट्स फ्रॉम योर कॉन्शियस माइंड। यानी अगर आप कॉन्शियस है और आपके अगर थॉट्स वगैरह है, अनप्लीजेंट इमोशंस है, इम्पल्सेज है, मेमोरीज है, थॉट्स है, वो सब कुछ अगर ब्लॉक हो रहे हैं, ये अनकॉन्शियस के कंडीशन में ले जा रहे हैं तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम रिप्रेशन। बाकी ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं मिल पाया, इसकी वजह से मैंने आपको रिप्रेशन की डेफिनेशन यहाँ पे बताई है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाईएस्ट लेवल ऑफ मास्लो हायरार्की। जो मास्लो हायरार्की है उसकी हाईएस्ट लेवल आपको बतानी थी, मतलब टॉप ऑफ लेवल पे कौन सा आता है मास्लो हायरार्की के अंदर, वो आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। आपको करेक्ट आंसर करना था सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड आर द टॉप लेवल ऑफ मास्लो पिरामिड। मास्लो पिरामिड में सबसे ऊपर आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब मैं आपको बता देता हूँ लोवेस्ट लेवल से लेकर हाईएस्ट लेवल तक जो मास्लो पिरामिड है उसके अंदर क्या क्या आता है। लोवेस्ट में सबसे पहले आता है फिजियोलॉजिकल नीड, यानी जो भी पर्सन्स होते हैं सबसे पहले उनकी डिज़ायर होती है कि मेरी फिजियोलॉजिकल नीड कंप्लीट हो जाए। जैसे ही फिजियोलॉजिकल नीड है वो कंप्लीट होती है उसके बाद उनकी सेफ्टी की बात आती है, वो सोचते हैं अब सेफ्टी की भी ज़रूरत है मेरे को। उसके बाद लव एंड बिलोंगिंग, सेफ्टी हो जाती है तो वो लव एंड बिलोंगिंग में चला जाता है। उसके बाद सेल्फ एस्टीम हो जाता है और उसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। यानी कि लोवेस्ट पिरामिड से लेकर ये हाईएस्ट पिरामिड तक का है। तो आपको जो है यहाँ पे हाईएस्ट लेवल पूछा गया है तो आपको लोवेस्ट लेवल भी पूछ सकते हैं, ध्यान रखिएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रेन डेथ सेन इन ऑल एक्सेप्ट, यानी कि जो ब्रेन डेथ है उसमें सभी कंडीशंस देखने को मिलेगी एक को छोड़कर। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कौन कौन सी कंडीशंस यहाँ पे देखने को मिल सकती है ब्रेन डेथ में। द 3 इसेंशियल फाइंडिंग इन ब्रेन डेथ आर कॉमा एब्सेंस ऑफ ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्सेस एंड एपनिया। यानी कि जब ब्रेन डेथ होगी तो उसमें 3 ये जो फाइंडिंग्स है ये तो आपको श्योर 100% देखने को मिलेगी। अगर ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया है तो ये तीनों आपको फाइंडिंग्स यानी ऑप्शंस में आपको दी गई थी और एक ऐसी फाइंडिंग भी आपको दी गई थी जो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था, यानी कि एक्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए कॉमा की कंडीशन होगी एब्सेंस, जो भी ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्सेस होते हैं वो एब्सेंट रहेंगे और एपनिया की कंडीशन भी हो जाएगी। तो ये कंडीशन ब्रेन डेथ के पेशेंट्स में देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन देखिए, हीमोफीलिया बी ड्यू टू लैक ऑफ फैक्टर। जो हीमोफीलिया बी है वो कौन से फैक्टर की कमी से होने वाली डिजीज कंडीशन है। हीमोफीलिया सीधी सी बात है ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, तो यहाँ पे देखिए ये हेरिडिटरी ब्लीडिंग डिसऑर्डर है जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जो है 9th नंबर का जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है उसके वजह से होने वाली डिजीज कंडीशन है। हीमोफीलिया बी जो है वो 9th नंबर का जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होता है उसकी कमी से होने वाली डिजीज कंडीशन है। अब आपको ये भी पूछा जा सकता है जो हीमोफीलिया ए है वो कौन से ब्लीडिंग फैक्टर जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है उसकी कमी से होने वाली डिजीज कंडीशन है, तो फिर आपको आंसर में करना है 8 नंबर। हीमोफीलिया ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जो 8 नंबर है इसकी कमी से होने वाली डिजीज कंडीशन है। हीमोफीलिया बी जो है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 9th नंबर के डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज कंडीशन है। अगला क्वेश्चन देखिए, विटामिन डी डेफिशिएंसी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज कंडीशन
विटामिन डी की डेफिशिएंसी को कहते हैं हाइपर विटामिनोसिस डी। ऑप्शंस में शायद ये भी आपको दिया गया होगा, या फिर ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया, बोन लॉस, हेयर लॉस, मसल पेन, जो भी आपको दिया गया था उनमें से आपको एक ऑप्शन करना था। वैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ऑस्टियोपोरोसिस है, ये कंडीशंस आपने पढ़ी होगी विटामिन डी की कमी से। अगला क्वेश्चन देखिए, एनटीजी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, जो एनटीजी है उसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आपको पूछा गया। एनटीजी का मतलब है नाइट्रोग्लिसरिन। नाइट्रोग्लिसरिन को किस प्रकार से देते हैं, सभी को पता है, सब लिंगुअली रूट से एडमिनिस्टर करवाते हैं एनटीजी यानी कि नाइट्रोग्लिसरिन। और एमआई का जिनको अटैक आता है, यानी मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन का जिनको अटैक आता है, उनको एनटीजी दी जाती है सब लिंगुअली रूट से। अगला क्वेश्चन देखिए, विच टेस्ट यूज टू डायग्नोस द डिप्थीरिया, डिप्थीरिया को डायग्नोस करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, सिक टेस्ट। ये तो आप सभी को पता होगा, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कॉमन कॉज ऑफ पैनसाइटोपिनिया इज विच टाइप ऑफ एनीमिया, जो पैनसाइटोपिनिया है ये मोस्ट कॉमन कॉज है किस टाइप के एनीमिया का। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था, ऑप्शंस आपके अकॉर्डिंग देख लेना जो आपको क्वेश्चन में पूछे गए थे। करेक्ट आंसर आपको करना था मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पैनसाइटोपिनिया क्या होगा, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। अगला क्वेश्चन देखिए, एंड प्रोडक्ट प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट क्या होता है, तो आपको आंसर में करना था अमाइनो एसिड्स आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म इन ह्यूमंस। अमाइनो एसिड्स आपका क्या हो जाएगा, प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट, यानी ह्यूमंस में जो मेटाबॉलिज्म होता है प्रोटीन का, उसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है, अमाइनो एसिड। अगला क्वेश्चन देखिए, डिस्फेजिया कॉजेज, डिस्फेजिया किसकी वजह से होता है, जीईआरडी आपको करेक्ट आंसर करना था अगर ऑप्शन में आपको दिया गया था तो, क्योंकि ये ही क्या है, मोस्ट कॉमन कॉज है। यानी एसिड रिफ्लक्स डिजीज जो है ये मोस्ट कॉमन कॉज होती है डिस्फेजिया की। अगला क्वेश्चन देखिए, विच टेस्ट आर यूज टू डायग्नोस द टाइफॉइड फीवर, टाइफॉइड फीवर को डायग्नोस करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, विडाल टेस्ट करते हैं, सभी को पता ही है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आपकी आगामी एग्जाम्स में ये सभी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एथिस्ट, यहाँ पे पूछा गया था एथिस्ट की डेफिनेशन, एथिस्ट की डेफिनेशन क्या होती है। एथिस्ट का मतलब होता है, एथिस्ट इज ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड और एनी गॉड्स, वो पर्सन जो ना तो भगवान पे विश्वास करते हैं ना ही भगवान पे भरोसा करते हैं, वो लोग कहलाते हैं एथिस्ट। क्या कहलाते हैं वो, एथिस्ट। और यही डेफिनेशन आपको पूछी गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, हेमिल्च मैन्यूअर या फिर एब्डोमिनल थर्स्ट मैन्यूअर यूज्ड इन, आपको इन्हीं में से एक नाम दिया गया था, या तो एब्डोमिनल थर्स्ट मैन्यूअर या फिर हेमिल्च मैन्यूअर। ये कौन से कंडीशन में यूज़ करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था बहुत बार, चॉकिंग की कंडीशन में। चॉकिंग यानी कि फॉरेन सब्सटेंस अगर आपके एयरवे ट्रैक्ट में फंस जाए तो उसको वापस निकालने के लिए या फिर एयरवे को क्लियरेंस करने के लिए हेमिल्च मैन्यूअर, एब्डोमिनल थ्रस्ट मैन्यूअर यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विटामिन B12 सोर्सेज, विटामिन B12 का सोर्स आपको पूछा गया था, इन्हीं में से कोई एक ऑप्शन आपको दिया गया होगा, लीवर, एग, फिश, मिल्क कंटेन, ये सभी अच्छे सोर्स है विटामिन B12 के। अगला क्वेश्चन देखिएगा, थिनेस्ट पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब का थिनेस्ट पार्ट कौन सा होता है, ये आपको पूछा गया था। द चैनल ऑफ द इंट्राम्यूरल डक्ट इज द नैरोवेस्ट पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, जो इंट्राम्यूरल डक्ट है वो है नैरोवेस्ट पार्ट, फेलोपियन ट्यूब का सबसे नैरोवेस्ट पार्ट होता है इंट्राम्यूरल डक्ट। इस्थमस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट हैज ए नैरो ल्यूमन एंड इट्स जॉइन द यूट्रस, और जो इस्थमस होता है वो ओविडक्ट का क्या होता है, लास्ट पार्ट होता है, जिसकी ल्यूमन जो है वो क्या होती है, नैरो होती है, साथ ही वो यूट्रस से ज्वाइन होता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, नॉर्मल ब्लड लॉस इन मेंस्ट्रुअल साइकिल, एमसी के दौरान कितना क्या ब्लड लॉस होता है नॉर्मली जो ब्लड लॉस होता है वो 60 to 80 ml होता है, मतलब 60 से 80 ml नॉर्मल ब्लड लॉस जो है वो ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच इज़ द सेंसेशन फर्स्ट लॉस इन लेप्रोसी, यहाँ पे आपको पूछा गया कि जो लेप्रोसी है उसमें कौन से वो सेंसेशन है उस जो सबसे पहले लॉस होता है, मतलब कौन से वो सेंसेशन है जिनका लॉस लेप्रोसी के अंदर सबसे पहले देखने को मिलता है। तो आपको आंसर में करना था टेम्परेचर, टेम्परेचर इज द फर्स्ट सेंसेशन दैट इज लॉस्ट, पेशेंट कैन नॉट सेंस एक्सट्रीम ऑफ हॉट और कोल्ड, द नेक्स्ट सेंसेशन लॉस्ट इज लाइट टच, देन पेन, देन फाइनली डीप प्रेशर। यानी कि सबसे पहले जो लेप्रोसी है उसमें जो सेंसेशन का लॉस होता है वो कौन सा होता है, टेम्परेचर। यानी कि पेशेंट को ना तो गर्म का पता चलता है ना ही ठंडे का पता चलता है, उनको कितने ही चाहे गर्म कुछ भी पकड़ा दो उनको पता नहीं चलेगा, उनको कितनी बर्फ़ रख दो उनके हाथों में कुछ नहीं पता चलेगा। ओके, देन उसके बाद जैसे टेम्परेचर का लॉस हुआ उसके बाद में जो लॉस होगा, सेकंड जो सेंसेशन लॉस होगा वो होगा लाइट, यानी कि लाइट का पता नहीं चल पाएगा। उसके बाद टच,
पेन, फाइनली जो डीप प्रेशर है, वो सब कुछ मतलब ये इस प्रकार से स्टेज बाय स्टेज जो है लॉस होते रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, विच इज़ द सेफ एंटीबायोटिक इन प्रेगनेंसी। यहाँ पे आपको पूछा गया था कि प्रेगनेंसी के लिए कौन सी एंटीबायोटिक जो है वो सेफ़ है। ऑप्शंस होते तो आपको अच्छे से आंसर्स मिल पाता, बट यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन सी ड्रग्स है जो सेफ होती है प्रेगनेंसी के दौरान। एंटीबायोटिक्स जैसे बीटा लैक्टम है, वैनकोमाइसिन है, नाइट्रोफिरेंटाइन है, मेट्रोनिडाजोल है, क्लिंडामाइसिन है एंड फॉस्फोमाइसिन है। ये जो सभी ड्रग्स मैंने आपको जो बताई है एंटीबायोटिक्स, ये सभी सेफ होती है और इफेक्टिव होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। साथ ही जो फ्लोरोक्विनोलोन्स है, टेट्रासाइक्लिन है, ये जनरली प्रेगनेंसी के दौरान अवॉइड करनी चाहिए। ये जो ड्रग्स है फ्लोरोक्विनोलोन एंड टेट्रासाइक्लिन, ये प्रेगनेंसी के दौरान अवॉइड करनी चाहिए। बाकी जो यहाँ पे एंटीबायोटिक्स बताइए ये सभी सेफ है, इनमें से कोई एक ऑप्शन आपको दिया गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विल्म्स ट्यूमर रिलेटेड टू विच ऑर्गन। कौन से ऑर्गन से रिलेटेड है विल्म्स ट्यूमर? विल्म्स ट्यूमर को नेफ्रोब्लास्टोमा भी कहते हैं, और नेफ्रोब्लास्टोमा कहते हैं तो सीधी सी बात है, नेफ्रो यहाँ पे वर्ड आ रहा है, मतलब किडनी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? किडनी से। तो जो विल्म्स ट्यूमर है वो किडनी से रिलेटेड है। जो विल्म्स ट्यूमर है इज ए टाइप ऑफ चाइल्डहुड कैंसर दैट स्टार्ट्स इन द किडनी। इट इज़ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ किडनी कैंसर इन चिल्ड्रंस। यानी ये मोस्टली किडनी की कैंसर है। कौन सी? विल्म्स ट्यूमर। इसको नेफ्रोब्लास्टोमा भी कहते हैं और ये मोस्टली बच्चों के अंदर देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्सेसिव ब्लीडिंग या फिर एक्सेसिव ब्लड लॉस इन मेंस्ट्रुएशन इज नॉन एज। मतलब बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग अगर मेंस्ट्रुएशन के दौरान हो रही है तो इस टर्म को क्या बोलेंगे? इस टर्म को बोलेंगे मेनोरेजिया। अगला क्वेश्चन देखिए, नॉर्मल SiO3 वैल्यू। नॉर्मल SiO3 वैल्यू कितनी होती है? 22 से 26 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, एबीजे एनालिसिस में आपने पढ़ा होगा ये SiO3 की वैल्यू, वही वैल्यू आपको याद रखनी है। किसी बुक्स में आपको 22 से 28 भी मिलेगी और किसी बुक्स में 22 से 26 भी आपको मिलेगी। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ डज ए पेशेंट बिहेवियर बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरनमेंट। यानी कि पेशेंट्स जो होते हैं उनका जो बिहेवियर है वो एनवायरनमेंट से कैसे क्या इन्फ्लुएंस होता है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। द एनवायरनमेंट कैन इन्फ्लुएंस मूड। यानी जो भी पेशेंट्स होते हैं जो उनका मूड होता है वो एनवायरनमेंट से ज़रूर इन्फ्लुएंस होता है, बिल्कुल होता है। ये तो हर एक पर्सन के साथ होता है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो बोलते हैं कि मेरे को यहाँ पे नींद नहीं आती है, मेरे को यहाँ पे ये होता है, मेरे को यहाँ पे ये होता है। मतलब वो एनवायरनमेंट की वजह से ऐसा बोलते हैं। वो किसकी वजह से बोलते हैं? एनवायरनमेंट की वजह से। तो मतलब हर एक पेशेंट को ये प्रॉब्लम तो होती है। देखिए एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है, द रिजल्ट्स टू सेवरल रिसर्च स्टडीज रिवील द रूम द ब्राइट लाइट both natural and artificial can improve health outcomes such as depression, agitation and sleep। यानी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो वार्ड में एडमिट होते हैं और वो बोलते हैं कि ये लाइट बहुत ज़्यादा है, मेरी आंखों में पड़ रही है, मेरे को नींद नहीं आ रही, वो हो रही है। तो ये जो है ये तो नेचुरल सी बात है कि जो भी एनवायरमेंटल फैक्टर है वो पर्सन के बिहेवियर को इफेक्ट करते ही करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, स्पीच रिलेटेड टू विच लॉब। कौन सी लॉब से रिलेटेड है स्पीच? यानी जब आप बोलते हैं तो वो कौन सी लॉब से होता है सब कुछ काम, मेंटेनेंस वगैरह, रेगुलेशन वगैरह, तो वो होता है फ्रंटल लॉब से। तो फ्रंटल लॉब कंटेंस ब्रोकाज एरिया विच एसोसिएटेड विथ स्पीच एबिलिटी। जो फ्रंटल लॉब है उसमें होती है ब्रोकाज एरिया, और ये ब्रोकाज एरिया जो है वो स्पीच से रिलेटेड हो रहा है, यानी कि स्पीच एबिलिटी से जुड़ा होता है। जो आप बोलते हैं उसके लिए सब कुछ जो भी मेंटेनेंस होता है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, वो सारा काम जो है ब्रोकाज एरिया का होता है। ओके, और ये फ्रंटल लॉब में होता है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आपको पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, ए पर्सन इन ए सोसाइटी इज़ लिविंग अकॉर्डिंग टू। ये क्वेश्चन अच्छे से नहीं मिल पाया तो इसका आंसर भी सही से नहीं मिल पाएगा। यहाँ पे पूछा गया था विच ड्रग इज़ नॉट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। अब आपको यहाँ पे कौन सी ड्रग पूछी गई थी, ये ऑप्शंस होते तो बेटर समझ में आता, इसलिए इस क्वेश्चन को आप स्किप कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, प्लेसेंटा सेपरेशन इन 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन इज कॉल्ड। अभी मैंने आपको बताया था प्लेसेंटल एब्रप्शन, वही चीज़ यहाँ पे है कि 20 वीक से पहले अगर प्लेसेंटा सेपरेट हो जाए तो इसको क्या बोलेंगे? वही चीज़ है प्लेसेंटल एब्रप्शन। बर्थ से पहले, मतलब बेबी बर्थ से पहले अगर प्लेसेंटा सेपरेट हो रही है तो उसको हम प्लेसेंटल एब्रप्शन ही कहते हैं। ओके, ये मैंने आपको पहले बताई दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए बिहेवियर थेरेपी टेक्निक। कौन सी जो है यहाँ पे मतलब आपको ऑप्शंस दिए गए थे उनमें से कौन सी एक वो टेक्निक थी जो बिहेवियर थेरेपी की टेक्निक नहीं थी। तो यहाँ पे आपको देखिए जो बिहेवियर थेरेपी है उसकी टेक्निक्स से रिगार्डिंग मैंने आपको कंप्लीट यहाँ पे ऑप्शंस डाल के बता दिए। यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, काउंटर ट्रांसफेरेंस। इसको छोड़कर बाकी जैसे फ्लडिंग है, काउंटर कंडीशनिंग है, सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन है, तो ये सभी बिहेवियर टेक्निक्स है। ये जो काउंटर ट्रांसफेरेंस है ये टेक्निक नहीं है, बिहेवियर की टेक्निक नहीं है। ओके, आगे देखिए,
इनेबिलिटी टू रिकॉग्नाइज पर्सन प्लेस ओरिएंटेशन इज कॉल्ड। कोई भी पर्सन है जो इनेबल है, वो मतलब पर्सन अपने आप को नहीं पहचान पा रहा है, कौन सी जगह है उसको नहीं पहचान पा रहा है, ओरिएंटेड नहीं है वो, तो इस टाइम को क्या बोलेंगे? डिसओरिएंटेशन। क्या बोलेंगे? डिसओरिएंटेशन। सीधी सी बात है। अगला क्वेश्चन देखिए, सीरम बाइकार्बोनेट लेवल वही है CO3 का लेवल। दोबारा से ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। 22 से 28 या फिर 22 से 26 जो है मिली इक्विवेलेंट पर लीटर ये नॉर्मल लेवल होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हॉलमार्क साइन ऑफ फिनोक्रोमसाइटोमा। जो फिनोक्रोमसाइटोमा है इसका हॉलमार्क साइन क्या होता है? हाइपरटेंशन। याद रखिएगा, कभी भी आपको क्वेश्चन में पूछे फिनोक्रोमसाइटोमा का हॉलमार्क साइन क्या होता है, तो आपका आंसर में कहना है हाइपरटेंशन। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्टिवेशन ऑफ SNS रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर। जो SNS है उसके एक्टिवेशन के लिए कौन से न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं? ध्यान रखना, यहाँ पे आपका आंसर करना था नॉरएपिनेफ्रिन। नॉरएपिनेफ्रिन गेट्स रिलीज्ड बाय ganglionic neurons of the sympathetic nervous system which binds to and activates androgenic receptors। यानी जो नॉरएपिनेफ्रिन्स होते हैं ये प्रोस्टागैंग्लियोनिक न्यूरॉन से क्या होते हैं? रिलीज होते हैं और SNS के साथ ये बाइंड हो जाते हैं ये बाइंड होके एक्टिवेट कर देते हैं किसको? एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स को। तो एक्टिवेशन ऑफ SNS के लिए जो न्यूरोट्रांसमीटर रेस्पॉन्सिबल होता है वो कौन सा होता है? नॉरएपिनेफ्रिन। अगला क्वेश्चन देखिए, नर्व डैमेज इन ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया। ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया में कौन सी नर्व डैमेज होती है? फेशियल नर्व। आप सभी ने पढ़ा होगा, जो ट्राइजेमिनल नर्व है 5th नंबर की जो क्रैनियल नर्व होती है वो डैमेज होती है। इसमें होता क्या है ये मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। जो ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया है इसको और किस नाम से जाना जाता है? टिक डोलोरेक्स। जो टिक डोलोरेक्स है इसी नाम से इसको और भी जाना जाता है। इस नाम से भी आपको कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया इज ए सीवियर फेशियल पेन ड्यू टू माल फंक्शन ऑफ द 5th क्रैनियल नर्व या फिर ट्राइजेमिनल नर्व। ट्राइजेमिनल नर्व में क्या होता है? बहुत ज़्यादा मतलब सीवियर फेशियल पेन होगा। किसकी वजह से? जो 5th क्रैनियल नर्व है उसमें माल फंक्शन होने की वजह से। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया में बहुत खतरनाक फेशियल पेन होता है और इसको टिक डोलोरेक्स के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें 5th क्रैनियल नर्व के डैमेज होने की वजह से ये अराइज होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, हार्डनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स बाय डिपोजिशन ऑफ फैट एंड कैल्शियम। यानी कि जो ब्लड वेसल्स है वो हार्ड हो गई है, उनमें या तो फैट जम गई है या फिर कैल्शियम जम गई है। इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? एथेरोस्क्लेरोसिस। ये तो आप सभी को पता होगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो ऑफ एडल्ट CPR। मतलब जब आप एडल्ट को CPR देते हैं, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन की प्रोसेस जो होती है उसमें जब आप जो है कंप्रेशन और वेंटिलेशन देते हैं तो उनका रेशियो कितना क्या रखते हो? तो वो आपको आंसर में करना था 30/2, यानी 30 कंप्रेशन दोगे और 2 ब्रीथ्स, मतलब 23 कंप्रेशन दिए और 2 आपने क्या दी? ब्रीथ दी। तो ये जो आपका रेशियो है वो CPR में एडल्ट्स के लिए रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नीडल इंसर्शन लेवल ऑफ स्पाइनल एनेस्थेसिया। जब स्पाइनल एनेस्थेसिया किसी पर्सन को दिया जाता है, मतलब जो मेजर सर्जरीज वगैरह होती है तो उस दौरान स्पाइनल एनेस्थेसिया दिया जाता है। कौन से लेवल पे जो है स्पाइनल एनेस्थेसिया दिया जाता है? सीधी सी बात है, लंबर जो वर्टिब्राज होते हैं उनके अंदर तो देते ही हैं, बट कौन से लेवल पे? देखिए, बिटवीन L3 टू L4 स्पेस और L4 टू L5 स्पेस। मोस्टली कुछ क्वेश्चंस में इसको मान्यता दे देते हैं, मतलब L4 टू L5 को भी मान लेते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस में जो कुछ एग्जाम्स होती है उनमें L3 टू L4 को भी मान लेते हैं। बाकी डिपेंड करता है एग्जामिनेशन जो एग्जामिनर होता है उसके ऊपर कि किस ऑप्शन को सही माने। अगला क्वेश्चन देखिए, इंक्रीज लेवल ऑफ लाइपेज एंड एमाइलेज सीन इन। अगर एमाइलेज और लाइपेज का लेवल बढ़ जाए तो वो कौन सी कंडीशन को इंडिकेट करेगा? वो पैनक्रिएटाइटिस की कंडीशन को इंडिकेट करेगा। क्या है पैनक्रिएटाइटिस? पैनक्रिएटाइटिस को और किस नाम से जाना जाता है? देखिए, ऑल्सो नॉन एज इन्फ्लामेशन ऑफ द पैनक्रियाज। यानी कि पैनक्रिएटाइटिस का मतलब हो गया पैनक्रियाज में इन्फ्लामेशन होना। कैन कॉज एमाइलेज एंड लाइपेज लेवल टू बी इंक्रीज्ड अप टू 3 टाइम नॉर्मल। मतलब नॉर्मल से 3 गुना ये बढ़ जाता है। कौन? लाइपेज एंड एमाइलेज। कौन सी कंडीशन में? पैनक्रिएटाइटिस में। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दोस्तों प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका सपोर्ट जो है वो हमें बहुत कुछ करने की ताकत देता है। देखिए अगला क्वेश्चन, वार्निंग साइन ऑफ लेरिंजियल कैंसर। लेरिंजियल कैंसर का वार्निंग साइन आपको पूछा गया था। करेक्ट आंसर हमें आपको करना था हॉर्सनेस ऑफ वॉइस। अगर आपको ऑप्शन में ये मिला था तो यही आपको आंसर में करना था। बाकी तो कफ है, डिफिकल्टी स्वेलोइंग है, वेट लॉस है, ये तो नॉर्मली होते हैं कैंसर में। बाकी जो लेरिंजियल कैंसर है, कफ तो होगा ही होगा, स्वेलिंग में डिफिकल्टी होगी, वेट लॉस भी होगा। तो ये तो एडिशनल सिम्टम्स है जो देखने को मिलते हैं।
हॉर्सनेस ऑफ जो वॉइस है, ये मेन सिम्टम है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिस्प्लैटिन विच ग्रुप ऑफ कीमोथेराप्यूटिक ड्रग्स। आपको यहाँ पे पूछा गया था कि जो सिस्प्लैटिन है कैंसर की ड्रग है, तो ये कौन सी कीमोथेराप्यूटिक ड्रग है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में आपको आंसर में करना था एल्कलाइटिंग एजेंट। ये किस प्रकार के एजेंट है? एल्कलाइटिंग एजेंट। देखिए, सिस्प्लैटिन इज एन एंटी कैंसर यानी एंटी नियोप्लास्टिक साइटोटॉक्सिक कीमोथेरेपी ड्रग। जो सिस्प्लैटिन वो एंटी कैंसर ड्रग है, जो एंटी नियोप्लास्टिक या फिर साइटोटॉक्सिक ड्रग्स भी आप बोल सकते हैं। दिस मेडिकेशन इज क्लासिफाइड एज, इसको क्लासीफाई किया गया है एल्कलाइटिंग एजेंट के अंदर। तो ये आंसर आपको यहाँ पे करना था। अगला क्वेश्चन देखिए, इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट इन म्यूकोजा एज फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म। जो म्यूकोजा में इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट होती है वो कौन सी होती है? जो फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म का काम करती है। सीधी सी बात है, म्यूकोजा की यहाँ पे बात हो रही है। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था, ऑप्शंस आपके दिए होंगे आपको 4, उनमें से IgA जो ऑप्शन है वो आपको करेक्ट आंसर करना था। इम्यूनोग्लोबुलिन ए इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इन द रेजिस्टेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन। जो IgA है वो फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म का काम करती है, डिफेंस करती है आपको रेजिस्टेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन हो उससे प्रोटेक्ट करने का काम करती है इम्यूनोग्लोबुलिन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑर्गेनिज्म मोस्ट कॉमनली रेस्पॉन्सिबल फॉर गैस्ट्रिक एंड ड्यूडेनल अल्सर। कौन सा वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो गैस्ट्रिक और ड्यूडेनल अल्सर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? तो आप सभी को पता होगा, एच पाइलोरी आपने पढ़ा होगा, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी आपने पढ़ा होगा। एच पाइलोरी इज द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ गैस्ट्रिक एंड ड्यूडेनल अल्सर। तो एच पाइलोरी जो आपका बैक्टीरिया है वो रेस्पॉन्सिबल होता है गैस्ट्रिक एंड ड्यूडेनल अल्सर के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकेशन ऑफ कार्डियक स्फिंक्टर। लोकेशन आपको बतानी थी कार्डियक स्फिंक्टर की कहाँ पे होती है। आपने पढ़ा होगा LES यानी लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, इसको ही कार्डियक स्फिंक्टर कहते हैं। कार्डियक स्फिंक्टर को और किस नाम से जाना जाता है? LES लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, लोकेटेड टू द बॉटम ऑफ द इसोफेगस वेयर द मीट अप टू द स्टमक। यानी कि जो आपकी इसोफेगस है उसका लास्ट एंड वाला पार्ट और स्टमक का स्टार्टिंग वाला पार्ट, उस दोनों के बीच में जो कनेक्शन होता है वो होता है कार्डियक स्फिंक्टर का। इन दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है? LES लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, जिसको कार्डियक स्फिंक्टर के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्कीम अंडर नियोनेटल इमरजेंसी सर्विस। कौन कौन सी, शायद यहाँ पे एक ही ऑप्शन दिया गया, मतलब एक ही ऑप्शन आपको यहाँ पे सही करना था कि नियोनेटल इमरजेंसी सर्विस के लिए कौन सी स्कीम चला रखी है। तो यहाँ पे देखिए मैंने अलग अलग स्कीम्स के नाम दे दिए, इनमें से कोई एक आपको ऑप्शन वहाँ पे चूज करना था। देखिए, स्कीम सच एज जैसे जननी सुरक्षा योजना है, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम है, FBNC यानी फैसिलिटी बेस्ड न्यूबॉर्न केयर है, HBNC यानी होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर है। इनमें से कोई एक स्कीम का नाम आपको वहाँ पे ऑप्शन में मिला होगा। तो ये जो स्कीम्स है ये नियोनेटल इमरजेंसी सर्विस के लिए चलाई गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड सीन इन। यूरिक एसिड डिपोजिट होना मतलब गाउट को कंडीशन, जो गाउट की कंडीशन होती है उसको इंडिकेट करना। सीधी बात, गाउट में क्या होता है, यूरिक एसिड का लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मतलब यूरिक एसिड जो है और उसका डिपोजिशन बहुत ज़्यादा बॉन्स में यानी जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे देखने को मिलता है। तो गाउट इज़ कॉज्ड बाय ए कंडीशन नॉन एज हाइपर यूरिसेमिया। मतलब यूरिसेमिया मतलब जो यूरिक एसिड है उसका लेवल बढ़ जाना, मतलब गाउट को न्योता देना, गाउट की डिजीज कंडीशन का अकर होना। अगला क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो का, एग्जांपल ऑफ टोकोलाइटिक मेडिकेशन। आपको टोकोलाइटिक मेडिकेशन का एक एग्जांपल पूछा गया था, इनमें से कोई एक एग्जांपल आपको दिया गया था। कौन कौन सी वो ड्रग्स है जो टोकोलाइटिक मेडिकेशन के अंदर आती है? पहला है मैग्नीशियम सल्फेट, इंडोमेथासिन एंड नेफिडिपाइन। अब आपको ये भी पूछा जा सकता है कि जो टोकोलाइटिक मेडिकेशन है वो क्या काम करती है। तो द मोस्ट कॉमन टोकोलाइटिक एजेंट्स यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ प्री टर्म लेबर, यानी प्री टर्म लेबर को ट्रीट करने के लिए टोकोलाइटिक एजेंट्स यूज़ लेते हैं। अब टोकोलाइटिक एजेंट्स जो है टोकोलाइटिक मेडिकेशंस है, उनके एग्जांपल्स की बात करें तो मैग्नीशियम सल्फेट है, इंडोमेथासिन है एंड नेफिडिपाइन है। तो ये सभी क्या है, टोकोलाइटिक मेडिकेशंस के एग्जांपल्स है। तो ये थे दोस्तों हमारे 60 क्वेश्चंस, और ये 60 क्वेश्चंस हमें मिले हैं केरला CHO के पेपर से। ये सभी क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिए। अगर आपको फिर भी कहीं दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं प्लीज़। लेकिन आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी प्रेस जरूर कर लें, ताकि आपको हर एक वीडियोज़ के अपडेट की जल्दी से जल्दी सूचना मिलती रहे। फिर मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा, मस्त रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।